बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। लोकसभा इंतखाबात 2024 अपने आखिरी दौर में हैं। आज ही छठे फेज में 8 सूबों की 58 सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन आखिरी फेज तक पहुंचते पहुंचते नेताओं के बयानों के बानों की बौछार और धार पहले से ज्यादा तेज हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी मुसलमान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान से होते हुए अब मुजरा तक पहुंच गए हैं। दरअसल बिहार में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सामाजिक इंसाफ की इस धरती पर ऐलान करना चाहता हूं कि मैं एससी, एसटी और ओबीसी के उनके हुकूक से महरूम नहीं होने दूंगा और उन्हें मुसलमानों की तरफ मोड़ने की इंडिया ब्लॉक की जो चालें हैं या जो स्कीम है उसे नाकाम कर दूंगा। वे गुलाम बने रह सकते हैं, वे का मतलब इंडिया ब्लॉक, और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा भी कर सकते हैं। ऐसा पीएम ने इंडिया ब्लॉक और खासतौर से कांग्रेस और चूंकि वो बिहार में थे तो जाहिर तौर पर आरजेडी के लिए बोला। तो जाहिर तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे तलखी भी पैदा हो रही है और जिससे अपोजिशन पार्टियां थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान पर इंडिया गठबंधन के लीडर्स ने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया है। पीएम के इस बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि आज मैंने प्रधानमंत्री के मुंह से मुजरा शब्द सुना। मोदी जी, ये कैसी मनः स्थिति है, आप कुछ लेते क्यों नहीं। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी यानी जो टीएमसी है उसने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बयान की कड़े अल्फाज में मजम्मत की। उधर कांग्रेस के लीडर प्रियंका गांधी ने भी पीएम के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज जिस तरह से पीएम मोदी जो है वो बयान दे रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो अफसोस की बात है कि उनकी असलियत, इन बयानों से उनकी असलियत जो है वो लोगों के सामने आने लगी है। ये प्रियंका गांधी कह रही थी। और भी बहुत सारे लीडर्स के जो है वो बयान आए प्राइम मिनिस्टर के मुजरा वाले बयान की मुखालफत में या उनके मतलब जो है एक तरीके से रिएक्शन में। बहरहाल आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। चर्चा इसी पर होगी कि छठे फेज के बाद भी या छठे फेज तक आते आते लीडर्स जो हैं वो क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं और लीडर्स के जो बयानबाजी है उससे समाज की एकता पर किस तरीके से फर्क पड़ता है। वो नफा नुकसान इंतखाबात में हो या ना हो वो एक अलग बात है, मगर उनके बयानों का उल्टा असर वो आम लोगों पर पड़ता है। बहरहाल इस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से संदीप मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी से मीशम जैदी साहब हैं, आम आदमी पार्टी से तरुणिमा श्रीवास्तव जी हैं और बीजेपी से अनिकेत झा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और तरुणा जी, आपके पास ही मैं आऊँगा। प्राइम मिनिस्टर के बयान आप सुन रही होंगी लगातार और ये बात बार बार कही जा रही है कि पहले फेज तक प्राइम मिनिस्टर सिस्टमेटिक तरीके से मतलब एक उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे थे जिन पर होनी चाहिए, मगर पहले फेज के बाद राजस्थान वो जाते हैं और राजस्थान में जिस तरीके से वो मंगलसूत्र, मुसलमान और घुसपैठिए ना जाने कौन कौन सी बातें करते हैं, तो वो मतलब एजेंडा एक तरीके से आगे का क्लियर कर देते हैं और उन्हीं की देखा देखी में बाकी लीडर्स भी बीजेपी के उन्हीं की राह पर चलते हैं। किस तरीके से देख रही हैं? आज तो मुजरा भी बोल दिया उन्होंने कि जो अपोजिशन लीडर हैं मतलब यानी इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं वो भले ही मुजरा करें मुसलमानों के लिए। किस तरीके से आप इन बयानों को ले रही है? मतलब जब सुनती हैं प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, उनके बयानों को सुनने के बाद क्या रिएक्शन होता है? जी देखिए, शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से डर गई। जी, इंडिया गठबंधन जब हुआ तो उन्हें लगा कि अब हमें इस देश में जो जनता है उसको बेवकूफ बनाने में हमें दिक्कत आएगी, तो उन्होंने उल्टे सीधे बयान शुरू कर दिए। अब देखिए, चुनाव है आपका 2024 का। मोदी जी शुरुआत से ही मंगलसूत्र पे आ गए, भैंस खोलने पर आ गए। उनके शब्द पर ध्यान दीजिएगा। और कभी कहते हैं कि 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये उनके निम्न स्तर के शब्द हैं। आज वो मुजरा तक आ गए। तो इससे पूरी जनता, जो देश की जनता देख रही है, उनके जो शब्द देख रही है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को हर व्यक्ति सुनना चाहता है, वो समझना चाहता है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक जो जनता के मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। 10 साल उन्होंने इस देश की जनता को क्या दिया, क्या काम किया इस देश के लिए, अपनी पार्टी के तरफ से क्या काम करके दिखाया, इस पर कोई भी बात नहीं करते। सिर्फ हिंदू मुसलमान,
पे बात करते हैं, मंगलसूत्र पे बात करते हैं, कहते हैं आपके घर की 2 भैंस हैं, 1 भैंस जो है कांग्रेस उठा के ले जाएगी, इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। अब यहाँ तक मुजरे पे आ गए। मतलब कितना निम्न स्तर का जो उनका शब्द है, ये पूरी देश की जनता देख रही है। ये बहुत दुखद है। और जो भारतीय जनता पार्टी है और जो संघ है, इन लोगों की जो मानसिकता है आरक्षण खत्म करने की, जो देश में बेरोजगारी जो है और बढ़ाने की, तानाशाही लाने की, ये अब उजागर हो रहा है। उनका मानसिक संतुलन प्रधानमंत्री जी का बिगड़ गया है। उन्हें दवाई लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि 75 साल के वो अब होने वाले हैं। अब उन्हें घर पे बैठकर आराम करना चाहिए और देश के युवा नेताओं को अब सत्ता सौंपनी चाहिए। सियासत में सत्ता सौंपी जाती नहीं, सत्ता तो छीनी जाती है, क्योंकि ये सियासत है साहब। बहरहाल वो फैसला करेंगे कि 75 साल वाला जो है फॉर्मूला उन पर लागू होता है कि नहीं होता है, वो एक उनका मसला है। मगर बीजेपी के लीडर भी जुड़ेंगे तो उनसे बहुत सारे जवाब हम लेंगे, ज़रूर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब बीजेपी के लीडर्स को देना है। मगर थोड़े वक्त के बाद जुड़ेंगे। उससे पहले संदीप मिश्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो मुजरे वाला मामला है, थोड़ा सा मतलब बताइए कहाँ कहाँ आपने प्लानिंग की है मुजरा करने की? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि मुजरा करना है तो करें जा करके कांग्रेस के लीडर्स या इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, तो कुछ प्लानिंग की है आपने? जिस लाल किले के प्राचीर से पंडित नेहरू ने आधी रात को बोला था कि जब दुनिया सो रही है तो भारत जग रहा है, जिस लाल किले की प्राचीर से श्रद्धेय अटल ने देश को नमन किया था, देश के मस्तक को ऊंचा किया था, जिस लाल किले की प्राचीर से दुर्गा इंदिरा ने देश को ललकारा था, हरित क्रांति श्वेत क्रांति का वरदान दिया था, अफसोस शर्मसार करता है कि उस लाल किले पर एक ऐसा भी व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने आज विपक्ष को मुजरा करने के लिए मजबूर कर दिया। लाए मोदी जी घुंघरू बांध दे हमारे पैरों में और नचवाएं हमें, जहां जहां लेके जाना है हम नाचेंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि हमारा प्रधानमंत्री चाहता है कि उसके 140 करोड़ लोग मुजरा करें, नाचे, नचनिया बने। हम करेंगे। हमारे वजीर आला चाहते हैं कि देश नचनिया बन जाए, देश मुजरा करने लगे, तो हम अपने वजीर आजम की इस जी सुधार के लिए शुक्रिया। वजीर आजम की इस ख्वाहिश को भी, और मैं समझता हूं कि कुर्सी पर रहते हुए इनकी आखिरी ख्वाहिश है, इसके लिए भी हम नचनिया बन जाएंगे। पर मोदी जी देखिए कि आप हमें नचनिया बना के दुनिया के आगे अपना सर क्या दिखा पाएंगे। दुनिया भी तो सुन रही होगी कि किस व्यक्ति के हाथ में भारत के लोगों ने सत्ता दे दी, जो उन्हें मुजरा करवा रहा है, जो उन्हें मंगलसूत्र पे अटका रहा है, जिसकी आंखों से बहनों के उतरते हुए कपड़े नहीं दिखते साहब, लेकिन गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र दिख जाता है। मंदिर मस्जिद से होते हुए, मुसलमान से होते हुए, मंगलसूत्र से होते हुए आज मुजरा और छैया छैया करने लगे। मैं कहता हूं मोदी जी का ताक दिना दिन धिन्ना और राहुल जी का टक टका टक टक भारी पड़ रहा है। और मोदी जी अब वक्त आ गया है कि ये जो च्यवनप्राश खा के आप दुनिया को ललकार रहे थे, जो आडवाणी को नहीं मिला, जो मुरली मनोहर जोशी को नहीं मिला, जो सुमित्रा ताई को नहीं मिला, ये च्यवनप्राश आपको किसी नकली वैद्य ने दे दिया कि इससे जवानी आ जाती है, इससे बुद्धि आ जाती है, इससे बुढ़ापा नहीं आता। मुजरा करवा के आपने साबित कर दिया कि आप बूढ़े हो गए, थक चुके, पक चुके, और जनता भी आपसे त्राहिमाम कर रही है। हे मोदी जी, बख्श दो, देश को नचनिया बनाने वाला प्रधानमंत्री नहीं, वीर बनाने वाला, पुरुषार्थ देने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। क्या कहेंगे मीसम जैदी जी, किस तरीके से आप लगातार देख रहे होंगे, चूंकि जब जब उत्तर प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जब जब चुनावी रैली होती है योगी आदित्यनाथ की, तो निशाने पर कोई और नहीं, मोटे तौर पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में निशाना जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही रहता है। आज बिहार में जरूर बोल रहे थे, मगर निशाने पर 3 लोग थे। बार बार जो है वो शहजादों का जिक्र करते हैं हर जगह कि शहजादे 4 जून के बाद वो छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहे हैं। तो क्यों जो है वो बार बार एक तरीके से मतलब वो मुसलमानों के नाम पर आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? बात जो है शुरू हुई थी मुसलमानों से, फिर पाकिस्तान, कब्रिस्तान और ना जाने कहां कहां तक पहुंची, मंगलसूत्र तक भी बात पहुंची, भैंस और मकान छीनने की भी बात हुई, आज जो है वो मुजरा कराने पर भी आ गए। तो किस तरीके से देखते हैं, चूंकि फर्क पड़ता है पीएम के बयानों का, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, अवाम पर भी फर्क पड़ता है और शायद लीडर्स के ऊपर भी फर्क पड़ता है, वोटर्स पर भी फर्क पड़ता है। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री डरते ईमानदार लोगों से, ईमानदारी से देश की, खुददारी से,
देश के नौजवानों से, जी देश की महिलाओं से, देश के युवाओं से, देश के वृद्धों से डरते हैं प्रधानमंत्री। और यही कारण है इस तरह के बयान उनकी डर की, उनकी संकीर्ण सोच की, उनकी तुच्छ राजनीति को दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री के वाक्य इस तरह के हैं कि जैसे इस तरह तो मैं चलचित्र में, मूवियों में भी इस तरह के डायलॉग नहीं देखता जो पारिवारिक बनती हैं कि इस तरह की बातें की जाएं। और ये जो बात दो शहजादों की करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, वो दो शहजादों का जिक्र नहीं करते हैं, वो दो शहजादों से डर के उनके पीछे छुपने का प्रयास करते हैं ताकि जनता उनसे सवाल न करे, उनके किए गए वादों पर सवाल न करे, उनसे पूछे ना कि ये बताओ कि तुमने महंगाई के लिए क्या किया, तुमने महिलाओं के लिए क्या किया, तुमने रोटी रोजी की बात करी थी, नौकरी देने की बात करी थी, नौकरियों के लिए क्या किया, तुमने देश में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देने की बात की थी, तुमने क्या किया, तुमने महंगाई की बात करी थी, तुमने क्या किया। नहीं, इस पर वो बात करना क्या सोच भी नहीं सकते। कि मालूम है कि अगर वो सवाल होंगे तो उसके छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह वही दो शहजादे हैं। उन्हीं शहजादों से नफरत भी है और उन्हीं शहजादों को रटते भी हैं। हाँ। उसी पाकिस्तान से नफरत है, उसी मुसलमान से नफरत है, मगर हर बयान में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बगैर मुसलमानों के ना तो उनका कोई भाषण पूरा होता है, ना उनका कोई मकसद पूरा होता है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को अब तक कोई याद कर चुका है तो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता याद करते हैं। अच्छा है याद करना, पर बुरी मानसिकता से याद करना अच्छी बात नहीं है। देश के अंदर जो भी भाषण हुए स्क्रिप्टेड, आपने देखा होगा। इससे पहले भी अभी पांचवें चरण के मतदान से पहले उन्होंने 56 इंच की बात करी। उन्होंने 56 इंच का एक वाक्य दोहराया था क्योंकि उन्हें पता है कि बाजार में उनके जो लोग हैं वो बताते हैं जो चल रहा है वही बिक रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो 2 बार चल गया क्योंकि वो जुमला था। जनता जुमला नहीं समझती थी, जनता कभी बहकावे में नहीं आई थी, जनता को कभी इस तरह के नेता नहीं मिले थे कि जो 100 में 100 झूठ बोलते हो। हाँ, ये तो जरूर था कि 100 में 90, 100 में 10 तो मान सकता है, मगर 100 में 100 झूठ नहीं माने जा सकते। तो जनता उस बहकावे में आकर के उसने प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच को भी मान लिया, उसने 15 लाख को भी मान लिया, उसने हवाई जहाज में चप्पल पहन के यात्रा करना भी मान लिया, उसने बनारस को क्यूटो बनाएंगे ये भी मान लिया, स्मार्ट सिटी मान लिया, बुलेट ट्रेन मान लिया, सारी चीजें मानी। तो 56 इंच भी मान लिया, उसने सारे जुमले को मान लिया, मगर उसके बाद आज की डेट में उसका जुमला रह गया। जमीन पर आकर आप देखोगे धरातल पर कुछ भी नहीं है सिवाय झूठ के। इंतजार है बीजेपी के लीडर का ताकि वो हमारे सवालों का जवाब दें। लगातार उनसे राब्ता करने की कोशिश हो रही है, हमारी जो टीम है वो उन्हें फोन लगा रही है, मगर किसी वजह से ना जाने वो सवालों से डर गए या फिर कोई टेक्निकल इशू है, वो तो वही जाहिर तौर पर आएंगे तो बताएंगे। मगर आम आदमी पार्टी के पास में वापस आऊंगा। तरुणिमा जी देखिए, अगर हम इन 58 मैं आ रहा हूँ सब आ रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए मिसम जी, आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, आपके पास ही आऊंगा मैं, क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही मेहमान है तो सबको पूरा मौका मिलेगा। अब अगला एक तकरीबन 40 मिनट और है हमारे पास बात करने के लिए। तरुणिमा जी देखिए, ये जो 58 सीटें हैं जिन पर आज 8 सूबों के 58 सीटें हैं, और इन 58 में से अगर हम 2019 के हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। इनमें से 40 सीटें 58 में से वो अकेले बीजेपी के पास हैं और बाकी एनडीए की दूसरी पार्टियां हैं उनके पास भी हैं। तो अगर देखा जाए इन 58 में से तो खोने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए मेरा ख्याल के कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, खास तौर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए। क्या कहेंगी तरुणिमा जी, क्या मतलब जो आज दिल्ली में इलेक्शन हुए और हरियाणा में भी, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ उम्मीद है और कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े हैं आप लोग। दिल्ली और हरियाणा के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, चूंकि मैं वापस उन बयानों पर आऊंगा जब बीजेपी के लीडर आ जाएंगे, चूंकि जवाब उनको देना है। जी देखिए, जनता ने सत्ता बदला 2014 में, मोदी जी को लेकर आए। उन्होंने भरोसा किया कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस देश का में सुधार लाएगा। जनता को लगा कि कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। लेकिन ये 5 साल मोदी जी ने ऐसे ही टाल दिए, सिर्फ भाषण में
घूमने फिरने में, विदेशों की यात्रा करने में, करोड़ों रुपए उन्होंने बाहर घूमने फिरने में गवा दिए। फिर इन्होंने दोबारा अपनी ब्रांडिंग की। जब ब्रांडिंग की तो जनता ने इसलिए भरोसा कर लिया कि चलो 5 साल दिए थे, 5 साल और दे देते हैं कि कुछ करे, क्योंकि 5 साल में नहीं हो पाएगा, इस देश का इतना सारी अगर प्रॉब्लम है तो उसको नहीं सुधर सकती, तो हम इनको 5 साल और देते थे। लेकिन इनको घमंड ये हो गया कि जनता हमारे इशारे पे नाचती है। जनता ने आप पे भरोसा किया। जनता ये चाह रही थी कि हम आपको समय दे रहे हैं, आप इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारें, आप हमारे युवाओं को रोजगार दें, आप विदेशों से आप व्यापार लेकर आए, शिक्षा बेहतर करें, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें प्रोवाइड कराएं। ठीक है। लेकिन इनमें से एक भी काम मोदी जी ने या मोदी भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, बल्कि उल्टा देश की जो जनता है उनके भरोसे को चूर चूर कर दिया। उन्हें भरोसे को चूर चूर कर दिया। उन्होंने जो युवा रोजगार में थे उन्हें भी बेरोजगार कर दिया। शिक्षा जो सरकारी व्यवस्था जो कांग्रेस के टाइम से चली आ रही थी उसको भी खंडित कर दिया। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, गुजरात में बंद कर दिए गए। जहां भारतीय जनता पार्टी के राज्य है वहां सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। और मैं आपको मगर ये जो आंकड़ा आपने बोला है तरुणिमा जी, लाखों मतलब स्कूल, तो मेरा ख्याल के थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिएगा, ये दुरुस्त नहीं है ये जो आपने बोला। कुछ 1000 हो सकता है, कुछ सैकड़ों किए होंगे। आप पूरे हिंदुस्तान के अगर स्कूल को जोड़ेंगे तो यही आंकड़ा बैठेगा, ठीक है ना, इसी आसपास बैठेगा। और देखिए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करती है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानती है। अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली की सत्ता में आए हैं उन्होंने दिल्ली की जनता को उनकी सारी सुविधाएं प्रोवाइड की। हमने जो कहा वो किया, हमने जो वादा दिया, जो गारंटी दी वो उसको पूरा किया। जनता जानती है कि एक आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो ये कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। छोटी छोटी समस्याएं होती है जनता की, अगर आप उसको भी फिलअप कर दें तो जनता आपसे बहुत मोहब्बत करती है। ठीक है। और दिल्ली की जनता जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल से मोहब्बत करती है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार आम आदमी पार्टी से एक नफरत की राजनीति कर रही है, हमारे बड़े बड़े नेताओं को जबरदस्ती जेल में डाल रही है। अभी कल परसों का बयान है मोदी जी का, उन्होंने कहा कि शराब घोटाले पे, अभी एंकर ने पूछा कि शराब घोटाले का क्या मामला है, क्या निकला उसमें से, तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक शातिर चोर है। शब्द देखिए, अरविंद केजरीवाल एक शातिर चोर है, उसे पता है कि पैसे को कैसे ठिकाने लगाने चाहिए, इसलिए 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई ईडी द्वारा। देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जी को कोई भी अपशब्द बोल दीजिए वो बात अलग है, लेकिन अगर 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई ये तो प्रधानमंत्री जी ने मान ही लिया। तो ये बताइए, जब 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई तो 2 साल से हमारे नेताओं को जेल में क्यों डाल रखा है? ये तानाशाही क्यों चल रही है? तो ठीक है, वो तो मगर वो उसका देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, ये ठीक है, ये पूरा पॉलिटिकल मामला तो है नहीं, पूरा पॉलिटिकल ही मामला नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल ही है, पॉलिटिकल होगा, मगर अब ये पूरा कानूनी मामला है। अब जमानत जो है वो कोर्ट से ही मिलनी है, मेरा ख्याल के ये तो आप भी जानती होंगी, ये सच्चाई है। और संदीप मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, वही सवाल आपसे भी है। देखिए, 8 सूबों की 58 सीटें, उनमें से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास 2019 के मुताबिक जो इलेक्शन हुए थे 0 सीट्स हैं। क्या कुछ जो है आंकड़े हैं किस तरीके से, चूंकि देखिए वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दूं, तो 6 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो 58.82 यानी मतलब 59% के करीब वोटिंग हुई ओवरऑल 58 सीटों पर 8 सूबों में। 6 बजे तक के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 54% वोट पड़े वहां पर, हरियाणा में 58% से थोड़े से ज्यादा वोट पड़े, बिहार में तकरीबन 53% वोट पड़े 6 बजे तक। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 78% से ज्यादा, सबसे ज्यादा वहीं पर। दिल्ली में, मतलब दिल्ली पढ़े लिखे लोगों की कहलाती है और देश की राजधानी है, जाहिर तौर पर वहां पर ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए थी, मगर सिर्फ 54% के करीब, 54 से थोड़ा सा ज्यादा। ओडिशा के अंदर बात करें तो 60% के आसपास है, झारखंड में 62% है और जम्मू कश्मीर में भी 51.5% के करीब वोटिंग हुई है। तो जाहिर तौर पर ये एक तो बड़ा मसला ये है कि वोटिंग परसेंटेज लगातार क्यों कम हुई है, छठे फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, तो ये भी बड़ा सवाल है। संदीप मिश्रा जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं
और फिर वापस वही सवाल मैं पूछूंगा कि 58 सीटों में 2019 के मुताबिक अगर हम देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी नहीं है जी। जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता उसके पास पाने को आसमान होता है। ये एक बुलंद आवाज है और इस बार जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो हिंदुस्तान पर नई तरह से सरकार बनाने जा रहा है, न्याय की सरकार बनाने जा रहा है, खुशियों की सरकार बना रहा है। और हम तो जनता के दरबार में और जनता हमारे लिए चुनाव लड़ रही है। जनता जानती है कि कहां जाकर, किसके पास जाकर, किसको जिताकर जनता के चूल्हे में आग रहेगी, थाली में रोटी रहेगी, बहनों की आबरू सुरक्षित रहेगी, बेटों को रोजगार मिलेगा और किसानों को एमएसपी मिलेगी, कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन मिलती है। ये जनता जानती है, जनता चुनाव लड़ रही है। रही बात कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी आए थे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, कर्ज मुक्त भारत बनाने के लिए, और घुघरू सेठ बनकर गली गली पाव पाव घुघरू बांटने लगे। ये नए घुघरू सेठ का जो अवतार मोदी जी के रूप में देश देख रहा है, कभी फकीर, कभी चौकीदार, कभी चाय वाला, कभी पठान, कभी चौहान, मोदी जी एक अदद इंसान बन जाते तो आपको लोग पूछते, प्यार करते, याद करते, उस लाइन में, उस कतार में खड़ा करते जहां पहले प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। अब सारे प्रधानमंत्री एक तरफ होंगे, क्या आपके बीजेपी के नेता भी आपको श्रद्धेय अटल जी के बराबर में खड़ा कर पाएंगे? क्या सोचना होगा कि मुझे क्यों याद किया जाएगा, मैं क्या ऐसे काम करके जाऊं कि मुझे मेरे जाने के बाद याद करें। अब जाने के बाद भी मोदी जी की विदाई में मोदी जी के काम कम, कारनामे ज्यादा बोलेंगे। जब भी बोला जाएगा कि मोदी जी अब हमारे बीच नहीं रहे या उनकी किताबें बच्चे पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो यह भी लिखा जाएगा ये पहले प्रधानमंत्री थे जो देश को मुजरा करा रहे थे। मुजरा वाले प्रधानमंत्री के नाम से ये घुघरू सेठ जो मशहूर हुए हैं, इससे देश की आत्मा को तकलीफ मिली है। मोदी जी एक तरफ कहते हैं 140 करोड़ मेरे परिवार के लोग हैं। आप बता दीजिए भैया, कौन अपने परिवार की बहन, बेटियों, भाइयों को मुजरा करवाता है घुघरू पहना के? ये पहला घुघरू सेठ है जिन्होंने पैर पैर में, पांव पांव में घुघरू बंधवा दिए। और मैं तो यही कहूंगा, मेरे पांव में घुघरू बंधा दे, फिर मेरी चाल देख ले। मोदी जी हम घुघरू लेके आपके घर आएंगे, आपके घर के आगे मुजरा करेंगे। और आप जिस शान से आए थे, गाजे बाजे के साथ आए थे, पहला प्रधानमंत्री है कि गाली गलौज के साथ आपकी विदाई हो रही है। ये तौहीन सिर्फ आपकी नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर लगातार एक बात कहते हैं, संदीप जी, आपकी गाली मेरा गहना, आपदा में अवसर, इस बात को समझना पड़ेगा कांग्रेस वालों को। हालांकि ये बात भी सच है, ये बात भी सच है कि 2024 के आम इंतखाबात में पीएम के लिए अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स की तरफ से कोई ऐसी बात मोटे तौर पर नहीं कही गई जैसे 14 और 19 में कही गई थी। ये बात भी सच है और इसके लिए जो है अप्रिशिएट करना पड़ेगा अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को। बहरहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और इंतजार करेंगे हम बीजेपी के लीडर का। लगातार उनसे हम कोशिश कर रहे हैं राब्ता करने की, क्योंकि जवाब जो है उन्हें भी देने हैं, असल में उन्हें ही देने हैं। बाकी तो सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, मगर जवाब देने का जो काम है वो बीजेपी के लीडर्स का ही है। मगर ना जाने क्या वजह है, क्यों वो जुड़ना नहीं चाहते या जुड़ नहीं रहे। बहरहाल इंतजार है, आप भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बेबाक मुंसिफ, बात हो रही है लीडर्स के बयान की, और लीडर्स में भी कौन? हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के, खासतौर से उनके बयानों की, क्योंकि उन्होंने जब शुरुआत की हिंदू मुस्लिम की अपने बयानात में, और ये 21 अप्रैल से शुरुआत हुई थी राजस्थान से, उसके बाद जो है वो एक झड़ी सी लग गई। तमाम लीडर्स जो है खासतौर से बीजेपी के, वो उस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे समाज में कहीं ना कहीं वो नफरत पैदा होती है। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले ही जब कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रेसिडेंट को और बीजेपी के प्रेसिडेंट को 2 नोटिस भेजे, दोनों को अलग अलग, तो बहुत क्लियरली लिखा। कांग्रेस को कहा कि आप सेना और संविधान पर मत बोलिए, और बीजेपी को हिदायत दी कि आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। तो इसका मतलब बहुत क्लियर बात है कि हिंदू मुस्लिम का जो मसला है वो बीजेपी के लीडर्स की तरफ से उठाया जा रहा है। यह बात बहुत समझने की है। चूंकि ये बात मैं वापस कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग ने कही है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा को, उन्हें जो नोटिस भेजा उसमें बहुत क्लियरली लिखा कि अपने लीडर्स को समझाइए कि वो हिंदू मुस्लिम ना करें, ऐसी भाषा ना बोलें, ऐसी जबान ना बोलें जिससे समाज बंटता हो। और अंकित झा साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, और बहुत जद्दोजहद के साथ जुड़े हैं आप। बड़े लंबे वक्त से आपका इंतजार था, कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी के लीडर भी हमारे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के भी, सबको इंतजार था। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे इल्जाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर।
मगर आज बात हो रही है मुजरे वाले बयान की। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है पोजीशन लीडर्स से और इंडिया ब्लॉक के लीडर्स से कि आपको जाकर के मुजरा करना है तो करो मुसलमानों के सामने। मेरा सवाल यह है कि बात जो है वो डेवलपमेंट की हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो मोदी की गारंटी है वो डेवलपमेंट की गारंटी की बात कर रहे थे, सबको इंसाफ देने की बात कर रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात वो कर रहे थे। तो अचानक क्यों एक कम्युनिटी इस मुल्क की वो उनके टारगेट पर आ जाती है? सीधा जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए, इसका सीधा जवाब पहले तो मैं बता दूं, आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया, नेटवर्क मेरा हाँ, कुछ देर है, दुरुस्त है, ठीक है, क्षमा गारंटी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाँ, जो भी बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा जो भी बात कही जा रही है, हाँ, वो किसी भी एक समुदाय के लिए नहीं है, किसी भी एक धर्म के लिए नहीं है। वो उस धर्म में जुड़े लोग जो हिंदुस्तान के विरोधी हैं, जो हिंदू के विरोधी हैं, उनके लिए कही जा रही है। हमारा प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सब के लिए काम करते हैं, लेकिन किसी कम्युनिटी में अगर कोई लोग भारत विरोधी हैं तो हमारा कोई भी टीका टिप्पणी जो धर्म पर होता है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पर है। इससे किसी भी दूसरे व्यक्ति का लेना देना नहीं है। इसको तेल मसाला लगा करके बेचने का काम कांग्रेस की पार्टी और बाकी विपक्ष के दल के लोग करते हैं। आपके इस जवाब से संदीप मिश्रा जी, क्या आप संतुष्ट हैं इनके जवाब से? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि ये मीडिया के लिए नहीं बोला उन्होंने, कांग्रेस के लिए बोला है, समाजवादी पार्टी के लिए बोला है, आरजेडी के लिए बोला है, आम आदमी पार्टी के लिए बोला है, और वो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं ये बात तो है ही नहीं, ये तो उनके बयान को गलत तरीके से आप लोग ले रहे हैं। जो जिससे खौफ ज्यादा होता है वो उसी से तौबा तौबा करता है। आज मोदी जी भारत माता की जय सिर्फ 2 बार भाषणों में बोलते हैं, एक भाषण शुरू होने से पहले और एक भाषण खत्म होने के बाद। पूरे भाषण में 121 बार राहुल 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 नाम की माला जपते हैं। ये मोदी का खौफ और खौफजदा मोदी की हताशा और निराशा बताती है। रही बात इसकी कि सेंगर, ब्रिजभूषण और ब्लू फिल्म के नायक रेवन्ना से बहन बेटियों की आबरू लुटवाने में भी मोदी का जब मन नहीं भरा तो देश की बेटियों और बहनों को घुघरू बांटकर आज वो कहने लगे कि मुजरा करो। मैं ये कहता हूं, हर हर मोदी घर घर मोदी बोलकर मोदी जी आए थे, आज हर हर घुघरू और घर घर घुघरू घुघरू से पहुंचा रहे। ये क्या देश की तरक्की करेंगे? आज मोदी जी क्या बताना चाहते हैं कि मेरे घर की लाडलियां, मेरे घर की बेटियां आज घुघरू पहन के सड़क चौराहे और किसी के दर दर पर जाकर मुजरा करें, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री यही चाहता है। यही चाहता है इनका प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता ये चाहता है कि अब बहनें मुजरा करने लगे, बेटियां मुजरा करने लगे। सबके साथ घुघरू, सबके लिए घुघरू, सबका विश्वास घुघरू। घुघरू से कितना गिरोगे, कितना गिरोगे घुघरू से? इस देश को कहां लेकर जाओगे? काम हुआ नहीं आपसे, काम गिनाए नहीं गए, आपकी जुबान लंबी और काम बोने हो गए। और हालत तो यहां तक हो गई कि शर्म आती है कहने में कि मेरा प्रधानमंत्री मुझसे मुजरा करवाना चाहता है, मेरा प्रधानमंत्री मेरी बहनों से मुजरा करवाना चाहता है, मेरा प्रधानमंत्री ये ऐलानिया कहता है कि बांधो घुघरू, करो मुजरा। क्या शर्मसार करने वाला प्रधानमंत्री है। हे भगवान, 10 साल देश ने कैसे आफत के, कैसे जलालत के, कैसे नफरत के, कैसे अदावत के देखे हैं कि जब भी इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे स्याही जल जाएगी, पन्ने उफान में आ जाएंगे कि कोई घुघरू सेठ था जो मुजरा कर। तरुणिमा जी से भी मैं रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद फिर बीजेपी के जो अपने लीडर हैं अंकित जी, उनके पास आऊंगा। तरुणिमा जी, वो कह रहे थे कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी बांटने वाली बात नहीं की, वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि वो 2 बार अलग अलग, 2 बार क्या बल्कि कई सारे इंटरव्यूज में बोल चुके हैं। एक दफा तो वो ये भी कह चुके हैं, ईद का भी जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा कि मैं सियासत जो है छोड़ दूंगा। सियासत का मतलब उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। और एक दिन उन्होंने ये भी वादा किया एक टेलीविजन चैनल पर, एक एंकर के साथ, फीमेल एंकर थी वो, कि मैं आज से हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। मगर अगले दिन ही और उसके बाद लगातार से वो मुसलमानों का जिक्र जरूर करते हैं। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बोल रहे थे तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का नाम लेकर के उन्होंने कब्रिस्तान का भी जिक्र कर दिया कि चूंकि देखिए क्या, जब कब्रिस्तान और मुसलमान और ये इस तरह की जो बातें होती हैं वो जाहिर तौर पर घुसपैठ या ज्यादा बच्चे, तमाम जो बातें होती हैं, ये भले ही संदीप जी, अंकित जी कह रहे हैं कि नहीं वैसा नहीं है मामला, मगर कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जाती है।
किस तरीके से आप तरुणिमा जी देख रही हैं? वो कह रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप लोग गलत समझ रहे हैं। क्या वाकई आप लोगों की समझ इतनी गलत है कि प्राइम मिनिस्टर के बयानों को मतलब जो है वो ठीक से आप ना रीड कर पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या हमारे प्रवक्ता भाई जो बैठे हुए हैं, इन लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है कि वो क्या अपने डिबेट पे आकर बोले, ये क्या जनता के पास जाकर बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा इस तरीके की शब्द, निम्न स्तर के शब्द यूज कर रहे हैं कि इन्हें मालूम है, इनके दिल जानता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत ही गलत शब्द यूज कर रहे हैं। जनता के बीच जो हमारी भाषाएं जा रही है वो जनता समझ रही है, क्योंकि हम लोग रोजगार की, हम लोग शिक्षा की, हम लोग देश को आगे अर्थव्यवस्था की, आरक्षण की, इनकी बातें ना करके हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम लोग मुजरे की बात कर रहे हैं। हाँ। तो नहीं, लेकिन तरुणिमा जी एक बात है उसको समझने की है, और वो ये बात उसमें जो है क्लियरिटी लाना तमाम लोगों की तरफ से बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंफ्यूजन की मतलब जो है वो स्थिति है, एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और वो कंफ्यूजन ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से पैदा हो रहा है, वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी किया जा रहा है, उनके लीडर्स की तरफ से भी। अब दोनों ही गठबंधन जो है वो अपने आप को सच्चा और मतलब जो है कह रहे हैं कि बिल्कुल हम ठीक हैं, सामने वाले गलत हैं। और वो ये है रिजर्वेशन का मुद्दा, वो है संविधान का मुद्दा, आइन का मुद्दा। संविधान के लिए बार बार ये जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, संविधान की किताब हाथ में लेकर के, कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने तो वो आते ही संविधान खत्म कर देंगे और आते ही SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ठीक है साहब, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की तरफ से ये बातें हो रही हैं, ये बात तो कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से भी हो रही है। ये बात जो है आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी कह रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही है, बाकी लीडर्स भी कह रहे हैं। तो ये इसमें सच्चाई क्या है कि भाई अगर मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो OBC का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, SC ST का खत्म कर देंगे, आइन बदल लेंगे, मतलब संविधान बदल देंगे, जबकि PM बार बार कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब भी आ गए वो भी आइन को नहीं बदल पाएंगे। देखिए, मोदी जी की बातों पे अब जनता ने तो भरोसा करना बंद कर दिया है ना, और विपक्ष तो क्या भरोसा करेगा। लेकिन आपको मैं कुछ चीजें बता देती हूँ। जो इनके IT सेल के हेड हैं अमित मालवीय, वो अपने ट्विटर हैंडल बार बार आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इनके कुछ नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने उसमें सभाओं में जाते हैं और ये कहते हैं हमें 400 पार दीजिए, हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदल सके। इनके कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये बात कही है। RSS के भागवत जो हेड है, उन्होंने भी आरक्षण को खत्म करने के लिए कुछ बातें करी थी 1 साल पहले। तो आप ये सोचिए कि जब इनके जो लोग हैं वो बार बार जनता के बीच जाते हैं और ये कहते हैं कि आप हमें 400 पार दीजिए, हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि ताकि हम संविधान को बदल सके। तो संविधान आप कैसे बदलेंगे? ठीक है, आप मनुवादी संविधान लाएंगे, आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये आरक्षण पर अटैक करते हैं, ये बार बार ये संविधान पर अटैक करते हैं। ये मैंने आपको तथ्य दे दिए कि इनके नेता क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब पूरी जनता देख रही है, सब जानते हैं। हाँ। तो इस प्रकार के जो ये भाषणबाजी कर रहे हैं, इससे विपक्ष जो है वो जो बात कह रहा है वो इनकी ही बातों को आगे बढ़ा रहा है। जैदी जी वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ठीक है मैडम, ठीक है, मैं वापस आऊंगा। मिसम जैदी जी, देखिए ये मेरा सवाल पहले तरुणिमा जी से था, मैं आपसे भी वही सवाल पूछता हूं कि देखिए जो कंफ्यूजन के हालात जो क्रिएट हुए हैं, ये कंफ्यूजन पैदा करने में, लोगों को कंफ्यूज करने में तो तमाम लोग आगे हैं। अगर बार बार आप ये कहेंगे, लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी के कुछ लीडर्स की तरफ से ये कहा गया, और मेंबर पार्लियामेंट भी थे उनमें शायद 2, जो कह रहे थे कि 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो वाकई बात शुरू हुई और अब उसको बिना बना करके अब उसको जो है एक तरीके से इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडर्स कह रहे हैं कि अगर वापस बीजेपी आ गई तो संविधान बदल देंगे। तो इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पीडीए की पॉलिटिक्स जो है वो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और आप बड़ी शिद्दत के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं पीडीए के मामले को लेकर के, आप पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के। उत्तर प्रदेश जो है बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से भी और सीटों के लिहाज से भी। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि संविधान बदलने की हैसियत देश में क्या पूरी दुनिया में किसी को नहीं है कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, देश के संविधान को बदल। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हाँ, संविधान में ये जरूर है कि जो नीचे तबके की और जिस तरह से जो छोटी छोटी जातियां हैं, हमारी गरीब हैं,
जो हमारे माइनॉरिटी से आते हैं, जो हमारे एसटी ओबीसी से आते हैं, जो हमारी छोटी छोटी जातियां हैं, जो हमारे आदिवासी हैं, मुझे लगता है कि उनके हक को, उनके हुकूक को और उनके राइट्स को कम कर देंगे, गरीबों को खत्म कर देंगे। क्योंकि कई बार इनके नेताओं ने भाषण में कहा है कि हम देश से गरीबों को खत्म कर देंगे। तो इस तरह से जो आरक्षण है उसमें ये आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं कि देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को जो उनके हक हैं उनसे वंचित करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी तक करती आई है। क्योंकि देश हमारा अखंड भारत कहलाया जाता है और देश में सभी प्रकार की मजहब और दीन, धर्म, जातियां हैं जो अपने अपने समुदायों को मानती हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है और हमारे देश का लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। तो ये कहीं ना कहीं इस पर घात करेंगे। हमारे देश के जो धर्म के मामलों को लेकर के ये उसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं और जो हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, वो चाहे मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबके दुश्मन है। और जो मैं कहूँ अगर एक लाइन में अपनी बात, तो ये देश के और मानवता के दुश्मन है, देश के ये इंसानियत के दुश्मन है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के लोग बयानबाजी करते हैं और उनके प्रवक्ता ने भी आपके सामने चैनल पर एक बात कही कि वो ये जो बयान है वो इनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, तो क्या माना जाए कि ये बयान जो है वो लोक गायिकाओं के लिए है, ये बयान भारत नाट्य अकादमी के लिए है मुजरा करना, जो संगीत के प्रेमी हैं उनको मुजरा करा रहे हैं, या भारत नाट्य अकादमी खोलने जा रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के जो महिलाओं को और उनको बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और बड़ा अफसोस की बात यह है कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं उनसे राब्ता करने की, और डिजिटल इंडिया की बात करने वाले मतलब जो है वो ना जाने क्यों जुड़ नहीं रहे हमसे बार बार। हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार लगी हुई है ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हैसियत नहीं है कि वो आम जनता का सामना करें। आप तो फिर भी पढ़े लिखे और देश के सम्मानित और देश के जिम्मेदार नागरिक से हैं, तो आपका सामना करना तो बहुत असंभव हो जाएगा। संदीप मिश्रा जी चलते हुए किसी देश के किसी एक नागरिक का सामना नहीं कर सकते। संदीप मिश्रा जी देखिए, मैं आपसे भी चाहूंगा संविधान का जो मामला है पूरा ये, क्योंकि बड़ी शिद्दत के साथ राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। कांग्रेस के जो मतलब कौमी सदर हैं यानी प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव होगा। तो ये वजह क्या है? मतलब असल में ठीक है वो 2 लीडर्स ने या 3 लीडर्स ने बयान दे दिया, उन्हीं की बातों पर तो यकीन करके ये बात नहीं कही जा सकती। छोटे लीडर्स जो हैं अगर किसी बयान को दे दें तो उनके बयानों को बिना बना करके, बेस बना करके राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर कोई बात आराम से नहीं कह सकते, या खड़गे साहब उस बात को नहीं कह सकते। इसका मतलब कोई ना कोई ठोस सबूत होंगे आप लोगों के पास, कुछ इनपुट्स होंगे, कुछ पता चला होगा, कुछ सूत्र भी होते हैं, जैसे हर जगह सूत्र होते हैं। तो वो कांग्रेस के पास कौन से सूत्र हैं जो बताते हैं कि अगर तीसरी बार एनडीए की, बीजेपी की, मोदी की हुकूमत बनी तो संविधान वाकई खतरे में है? हमारे सूत्र जो पूरे इंडिया गठबंधन के हैं जी, वो बीजेपी के नकली राम अरुण गोविल और बीजेपी की नकली राजकुमारी दिया मिर्जा हैं, और ऐसे ही तमाम और नेता जिन्हें सज संवार कर टिकट देकर मोदी जी ने कहा जाओ जीत कर आओ और 400 पार की बात करो। जिन्हें 400 पार का बीड़ा दिया था उन्होंने ही बेड़ा गर्क कर दिया और ये बता दिया कि मोदी जी 400 पार क्यों होना चाहते हैं। वो 400 पार इसलिए होना चाहते हैं कि बाबा साहब की कलम से छलकी स्याही से जो देश का सबसे सुंदर, सबसे मजबूत छाता बना है, उस छाते में मोदी छेद कर सके और हक हुकूक हमारे छीन सके। ये किसी और ने लीक नहीं की है, ये उन्हीं के लोगों ने की है। अगर मोदी जी को इतनी ही चिंता थी, इतनी ही फिक्र थी और इतना ही वो आमादा थे कि नहीं देश का आईन नहीं बदला जाएगा, संविधान को कोई छू नहीं सकता, तो ये 5 ऐसे मक्कार लोगों की, 5 ऐसे बीजेपी के गद्दार लोगों की टिकट काट के घर बिठा देते कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात नहीं है कि संविधान बदलवा दो, मुझे बदनाम मत करो। लेकिन मोदी ने उनकी टिकट नहीं काटी, उनके लिए प्रचार करने गए, उनके लिए रोड शो करने गए। इस बात की तस्दीक करती है कि मोदी का मौन समर्थन उन लोगों को मिला था जो कह रहे थे 400 पार के बाद संविधान बदला जाएगा। दूसरी बात, आज सबसे खतरनाक रात जी, आज की सबसे खतरनाक रात मोहन भागवत जी के लिए होगी। वर्षों की तपस्या के बाद मोहन भागवत जी और आरएसएस की पाठशाला का ये निकला हुआ छात्र ये कहता है क्या आरएसएस का मोदी चेहरा है? जो आरएसएस कहती है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। आज वही उनका छात्र, उनका चमकीला छात्र कह रहा है देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ घुघरू बांटे। ये घुघरू से
आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए शख्स, ये क्वेश्चन मार्क है आरएसएस की संस्कार पर, उनकी पाठशाला पे, कि कैसे कैसे लोगों के लिए आरएसएस के लोगों ने घर छोड़े, परिवार छोड़े, परिजन छोड़े और क्या बना दिया, एक भस्मासुर जो हमें आज नचवाता घुमा रहा है। देश के तमाम लोगों की तरफ से मैं इतना ही कहूंगा कि मोहन भागवत जी, विचार कीजिए, जो आपने भस्मासुर देश को सौंपा है वो आज हमें मुजरा तक ले आया है, कल को हमें वो मौत तक ले जाएगा। क्या आप हमें रोक पाएंगे? जिम्मेदारी, कहते ना, चोर को नहीं मारो, चोर की मां को मारो। आज स्थिति वहां है, जिम्मेदारी उस संघ की मुख्यालय की है जिन्होंने ऐसे लोग निकाले समाज में जो मुजरा करवा रहे हैं। ठीक है, देखो बीजेपी का तो इंतजार हम अभी भी कर रहे हैं, मगर वो नहीं आ रहे। और मैंने पहले भी कहा था कि डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग ही अगर डिजिटली इतने मतलब परिपक्व नहीं है तो फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं। तरुणिमा जी, किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, आज सीताराम येचुरी ने भी कहा है कि हम जो है वो 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के आ रहे हैं, हमका मतलब इंडिया ब्लॉक, और अच्छी मतलब एक मेजॉरिटी के साथ जो है हुकूमत बना रहे हैं। उधर 5वें फेज के बाद अमित शाह कह रहे थे कि 310 सीटें तो हम जीत चुके हैं। अब तो जो लड़ाई है बाकी 2 फेज की, और दोनों फेज में 115 सीटें रह गई थी आज को मिला करके, 58 सीटें आज और 57 जो है वो 1 तारीख को। तो वो कह रहे थे कि 300 सीटें हम 5वें फेज तक ही जीत गए हैं। तो कहाँ इंडिया ब्लॉक आपको खड़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है? क्या कुछ जो है वो इनपुट्स होंगे आपके पास? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है अपने अपने राज्य में काम कर रहा है। हर जो भी पार्टी है हमारी अपने अपने राज्य में बहुत बेहतर काम कर रही है, और जनता वहां पर उस पार्टीज को प्यार करती है। वो अपने अपने राज्य में अपना दबदबा रखते हैं, तो जनता उन पे भरोसा कर रही है, क्योंकि जैसे उन्होंने राज्य चलाए थे, उन्होंने जनता के लिए काम किए थे, उन्होंने भरोसा कर लिया है कि अब समाजवादी पार्टी को भी हमें जिताना है, हमें कांग्रेस को भी जिताना है, हमें आरएलडी को ठीक है, पहले आपके साथी थे वो, मतलब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थे। हाँ। जी, सब जिताना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है। हाँ। जितने साउथ के जो हमारे गठबंधन के हैं साथी, उनको भी जिताना है। तो सब अपने अपने राज्यों में बेहतर काम कर रहे हैं और उन्होंने जनता के लिए काम किया है, और हमें आत्मविश्वास से हम भरे हुए हैं कि जनता हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि उन्होंने मोदी का जो चेहरा है, जो मुखौटा पहन रखा था, वो अब उतर चुका है मोदी का, और वो समझ चुके हैं कि ये सिर्फ उलूल जुलूल बातें करते हैं, हमें बहकाने का काम करते हैं, और हमें ऐसी भाषण देते हैं कि हमें लगता है कि हमारे लिए ये काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, शमशान की बात करते हैं, तो और महिलाओं की सुरक्षा की कोई बात नहीं करते, शिक्षा की कोई बात नहीं करते, रोजगार की कोई बात नहीं करते, और अभी तक 10 साल में इन्होंने देश के लिए कुछ एक सवाल और आपसे, उसके बाद मैं संदीप जी के पास आऊंगा। और हमारे गठबंधन हम बहुमत से जीत रहे हैं। ठीक है, और हम तरुणिमा जी, एक सवाल मैं आपसे और लूंगा, और वो ये कि देखिए, ये गठबंधन मिल जाते हैं और दल मिल जाते हैं, मगर फिर लोग कहते हैं कि दिल नहीं मिलते। और चूंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो आम आदमी की पहली हुकूमत दिल्ली में बनी थी, और पहली हुकूमत जो है वो कांग्रेस के सपोर्ट से बनी थी, जबकि कांग्रेस से ही हुकूमत छीनी थी। 15 साल की हुकूमत थी शीला दीक्षित की, और एक माहौल बना, एक आंदोलन चला, तमाम चीजें हुई। मगर आज कांग्रेस के साथ ही मिलकर के आप दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो जो खटास थी, आपको लगता है कि ठीक है, वो दिखती है, और मतलब एक जो लीडर्स हैं बड़े, वो मिलते हैं अच्छे से, हंस करके मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, तमाम चीजें हैं। जमीनी लेवल पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, ईमानदारी से वो जवाब दीजिएगा कि क्या जो वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं दोनों पार्टियों के, वो भी मिले आपस में? क्या उनके दिल भी मिले? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टियां अलग अलग विचारधारा की हो सकती है। हाँ। लेकिन विचारधारा हमारे अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले देश है जी। देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, हमारी जो जनता है उनकी आत्मा को बचाना है, जो खत्म होती जा रही है, उनका जो भरोसा खत्म होते जा रहा है कि कुछ देश में बदलेगा, हमारे जीवन में कुछ बदलेगा। हाँ। उसको खत्म होने से बचाना है। और कांग्रेस तो लगातार दावा कर रही है, कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि हाथ बदलेगा, हालात क्या कहेंगे? ठीक है, थैंक यू तरुणिमा जी। संदीप मिश्रा जी, क्या कहेंगे आखिर में? चूंकि देखिए, अब 57 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे, अब बहुत कम लड़ाई बची है, तो अभी तक के ओवरऑल जितने भी मतलब जो है फेज हुए हैं, 6 फेज हो चुके हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? और यहां तक पहुंचने के बाद इंडिया ब्लॉक कहां खड़ा हुआ दिख रहा है? ईमानदारी से कम अल्फाज में जवाब दीजिएगा, चूंकि मुझे वाइंड अप करना है, वक्त हो गया। मैं इतना ही कहूंगा कि 300 पार
इंडिया गठबंधन है और लाल किले की प्राचीर से झूठी आवाज गायब होगी, झूठ की मशीन गायब होगी, न्याय का योद्धा, न्याय का नायक आएगा और न्याय की बरसात होगी, खुशियां बरसेगी। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आज रब्बानी साहब कोई झूठ का ओलंपिक करा लिया जाए झूठे नेताओं का, तो मेरे मोदी जी सारे मेडल लेके चले आए रहेंगे। एक ही लाइन, ठीक है, चूंकि जो बीजेपी के है नहीं यहाँ रहीश है वो, अदरवाइज वो जो जवाब जरूर देते खानदानी आपको। रहीश है वो जी। रखते नरम मिजाज अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। लहजा, मोदी जी ने लहजा जहां बिना नुक्ते के लहजा, ठीक है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि ये दौलत नहीं है। बहरहाल ये इस तरह की बातें जो है वो कई बार नुक्ते लग जाते हैं, कई बार नुक्ते हट जाते हैं, और सियासत में ये नुक्ते बहुत लग रहे हैं। और चूंकि चुनावी मौसम है तो जाहिर तौर पर ये जो जबान है ये बहुत कड़वी भी हो गई है और जबान जो है वो मुजरे तक पहुंच गई है। तो ये सियासी मुजरा चल रहा है, सियासत में मुजरे की कोई जगह नहीं है। अच्छे बयान हो, लोगों तक उनका असर हो, चूंकि ये मुल्क 1 जून के बाद भी 4 जून के बाद भी एक ही रहेगा, सबको एक जगह ही रहना है। तो ऐसी बयानबाजी, मैं बार बार यही कहता हूं कि ऐसी बयानबाजी लीडर्स ना करें जिसका असर जनता पर पड़ता है, क्योंकि सबको मिलजुल करके रहना है और मिलजुल करके ही रहेंगे। बहरहाल आप तमाम मेरे साथ जुड़े मेहमान भी और नाजरीन भी, तमाम का शुक्रिया। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।